वेलकम बच्चों, मैं संजू चौधरी और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के भूगोल की बुक के विषय में, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। बच्चों, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्धता है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाती है। अर्थात जो वस्तुएं प्रकृति ने हमें दी हैं, उनमें मनुष्य यांत्रिक प्रयोग करके कुछ वस्तुओं का निर्माण करता है और जिन्हें समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वो हमारे लिए वस्तुएं सभी प्रकार से उपयोगी होती हैं, वो सभी संसाधन होते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा यांत्रिक उपकरणों के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों, जैसे पर्यावरण में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज, लोहा, तांबा, जस्ता, धातुएं, चट्टानें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। और प्राकृतिक ऐसे पदार्थों को वो संसाधनों में, अपने प्रयोग के में काम आने वाले संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें जैव और अजैव संसाधन आते हैं। दूसरा, समाप्यता के आधार पर, जिसमें नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य आते हैं। स्वामित्व के आधार पर, जिसमें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण आता है। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। इसका निम्न प्रकार से वर्गीकरण अब बताया जाता है। संसाधनों के प्रकार। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें आता है नंबर 1, जैव संसाधन। बच्चों, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जिनमें जीवन बसा होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मत्स्य और पशु। ये सब क्या हैं? ये सभी जैव संसाधन होते हैं। इसके अलावा दूसरा है इसका अजैव संसाधन। वो सारे संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका समाप्यता के आधार पर। इसमें पहला आता है नवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और पुनः प्रयोग के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव। इसके बाद आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन से मतलब बच्चों, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज बहुत लंबे समय बाद तैयार होता है और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं, उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कुछ संसाधन है धातुएं और कुछ संसाधन है जीवाश्म ईंधन। ये अचक्रीय हैं, एक बार प्रयोग में आते ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 आता है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। बच्चों, व्यक्तिगत संसाधन वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी हुई भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के पास अपनी व्यक्तिगत भूमि होती है, अपनी जमीन जायदाद के वो मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्तिगत संसाधन कहलाए जाते हैं, जैसे अपने बाग, चरागाह, तालाब, कुएं, ऐसी चीज़ें अपने व्यक्तिगत संसाधन भी होते हैं, जिनका निजी स्वामित्व होता है। दूसरा होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की भूमि,
है ना, शमशान भूमि, तालाब। और नगरीय क्षेत्रों में कौन कौन से हैं सामुदायिक संसाधन? सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान। वहाँ सभी रहने वाले लोगों के लिए वो बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है किसी की, वो पूरे पूरे समुदाय का हिस्सा होता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत करने का अधिकार दे सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि तथा महासागरीय क्षेत्र, वो इसमें पाए जाने वाले संसाधन किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जो तट रेखा होती है, 200 समुद्री मील की दूरी, 200 किलोमीटर समुद्री मील की दूरी, वो खुले हुए महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद अगला वर्गीकरण आता है विकास के स्तर के आधार पर। इसमें पहला है संभावी संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं बच्चों जो किसी देश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। इसके बाद आता है विकसित संसाधन। वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता को और मात्रा को निर्धारित किया जा चुका है, ये सभी विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन भंडार में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक माना जाता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। उसके बाद आता है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा माना जाता है। संचित कोष जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु उनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों के जल को भी, वन को भी, इन सभी में जीवन संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों आते हैं हम संसाधनों के विकास की तरफ। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास पहले किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, तो मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का नाश हो चुका है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, अमीर और गरीब में बट गया। अगला पॉइंट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, पर्यावरण प्रदूषण आदि की समस्या सामने आने लगी है।
बच्चों, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना बहुत आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों द्वारा देश संसाधनों का दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही सतत पोषीय विकास इसका एक हिस्सा है। सतत पोषीय विकास का अर्थ बच्चों, सतत पोषीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। मतलब जो आज के दौर में लोग जी रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं उनमें से किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी की भी अवहेलना ना हो, आज की पूर्ति उनकी होती रहे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की पूर्ति भी होती रहे। इसी को ही सतत पोषीय विकास कहा जाता है। इसके लिए संसाधन नियोजन का होना बहुत ही आवश्यक बात है। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति कहलाती है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, आप जानते ही हैं बच्चों, हमारे यहाँ संसाधन बहुत तरह के हैं, सभी तरह के संसाधनों का विकास हमारे यहाँ होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं हमारे यहाँ के संसाधन। यहाँ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की कमी है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की जो चीज़ें होती हैं वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश अन्य भागों से अलग थलग पड़ जाता है। वह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु जो यहाँ की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन खनिजों की वहाँ पर कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन का होना और उनके नियोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नियोजन हमारे देश में होगा तो सभी भारत के प्रत्येक हिस्से में सभी चीज़ों की उपलब्धता हो सकेगी और हमारा देश संपन्न हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।